the basic concept under Industrial Dispute Act. There are some concepts which we need to know, which we need to learn that Industrial Dispute Act. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, डिस्प्यूट जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री आप किसे कहते हैं, वो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, उसके डिस्प्यूट अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। ओके, सो द इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, trade, undertaking, manufacture, or calling of employers, and including calling, service, employment, handicraft, industrial occupation, avocation of workmen. Means it not only require a manpower as well as the calling of service too. जब भी आप किसी की सर्विसेज को मंगवाते हैं या किसी की सर्विसेज लेते हैं इन एन इंडस्ट्री, तो ऐसा पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। But this definition is amended in 1982, and the new definition of industry comes into the force, which means any systematic activity carried on by a cooperation between the employer and employee, या employer and his workman। ठीक है, whether such workmen are employed by the employer directly or indirectly. For example, if we talk about the large scale industry where we require a different section from different companies, but they all are working for one organization. So that means whether it is employed by employer directly or in a contract basis। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखे जाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो जो इंटर्न रहते हैं, जो टेम्परेरी पीरियड पे रहते हैं, दे ऑल आर आल्सो ट्रीटेड एज वर्कर ऑफ दैट कंपनी। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अरोज related to his service, related to his employment, then that employer is liable for all। ठीक है, तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन थोड़ा सा इन्होंने बदला, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मींस एक एम्प्लॉयर का काम पता है, एम्प्लॉय का काम पता है, कितने घंटे काम करना है वो पता है, कितना पैसा मिलेगा वो पता है, क्या काम करना है वो पता है। इस सारी चीजों को इंक्लूड करके आपकी एक इंडस्ट्री बनती है। ये माय पॉइंट। फॉर प्रोडक्शन, supply, distribution of a goods with a view to satisfy human wants or wishes। Means human want और wishes, मतलब जिसके लिए एक कस्टमर पे कर रहा है। अब ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो उतना ही करेगी। ह्यूमन वांट्स और विशेष को, इसको अगर अदर सेंस में लेके जाएंगे तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स, तो उनका काम है व्हीकल बनाना और पब्लिक तक सप्लाई करना। उसके बाद अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उनको सर्विसिंग प्रोवाइड करना, राइट। हाउएवर इसके बाहर का अगर कोई काम है तो उसके लिए टाटा मोटर्स लायबल नहीं है। एंड टाटा मोटर्स इज लायबल ओनली टू दोज पर्सन हु आर द कस्टमर ऑफ द कंपनी, नॉट फॉर ऑल। ज्यांच्याशी त्यांचा घेणं देणं असतं, जे त्यांचं प्रोडक्टची खरेदी करतायत, फक्त त्यांचंच घेणं देणं असतं ना। फॉर एक्झाम्पल, मी तुमचा जर प्रोफेसर आहे तर माझी लायबिलिटी फक्त तुमच्याशी आहे। दुसऱ्या कॉलेजचं जे काही आलं की साहेब आमचा सिलेबस कंप्लीट झालेला नाहीये,
त्याच्याबद्दल मी काही करू शकत नाही आणि काही बोलण्याचा अधिकार पण नाही मला, बरोबर. तो यही चीज आपकी इंडस्ट्री में भी है. टू सेटिस्फाई supply, distribution, production of a good to satisfy human wants or wish. Okay, but let me clear one thing: all the spiritual activities that are not comes under the definition of industry. For example, all the गुरुद्वारास, गुरुद्वारे में जितने भी काम होते हैं, खाना बनता है, बाकी चीजें होती हैं, वो भले ही एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर ट्रीटिंग देम अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, शिरडी साई बाबा संस्थान, systematic organization, but they are not comes under the nature of industry. इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए. All spiritual organization, all spiritual sanstans are not coming under the definition of industry. Though they are working systematically, they are having a worker, they are having employees. Then too, spiritual or religious in nature, that sanstan are not comes under the definition of industry. Industry that industry includes any activity of dock labor board established under section 5 subsection A of dock worker regulation of employment act 1948. डॉक पे जो काम करते हैं, डॉक यू नो लाइक बंदरगाह, बरोबर. तो डॉक पे काम करने वाले जितने मजदूर हैं उनको भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्कर. ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री का डेफिनेशन नया क्या था, सप्लाई ऑफ गुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द इंडस्ट्री. डॉक पे जो डॉक वर्कर होते हैं वो कोई प्रोडक्शन नहीं करते, दे आर सप्लाइंग वन गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but they are working and their work are in physical in nature. That's why the dock labors are also included in definition of industry. Any activity relating to the promotion of sale or business or both carried on by a establishment. कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, सेल है और बिजनेस है, ये सारा का सारा इवन सेल्स एक्टिविटी, सेल्समैन आर आल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ industry, but it does not include any agricultural operation except whereby the agricultural operation is carried on an integrated manner with any other activity. Means agricultural organizations है, agricultural activities है, agricultural operation है, बड़ी बड़ी जो खेत जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं वहां पे जिस हिसाब से काम किया जाता है, ढेर सारे मजदूरों की जरूरत है, यस प्रोडक्शन है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, but then too they are not comes under a definition of industry unless and until that agricultural operation is used for a business purpose. ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए अगर वो एग्रीकल्चरल फार्म चल रहा है या किसी इंडस्ट्री ने लिया है, देन वो एग्रीकल्चरल पूरा जो आएगा वो आपका एग्रीकल्चर में आएगा. अदरवाइज इट नॉट इंक्लूड. इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस एनीथिंग by using an agricultural operation, then it comes under the definition of industry. However, any personal farmer doing a large scale of agricultural operation, then too it will not come under the definition of industry. आप अगर कुछ किसानों को देखेंगे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी खेती होती है, तो वो खुद नहीं करते, उनके पास ढेर सारे मजदूर होते हैं, सिस्टमैटिक ऑपरेशन होता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, राइट. होता वो सिस्टमैटिक ही है, बट देन टू वो कोई रजिस्टर्ड फॉर्म नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको आप इंडस्ट्री में नहीं ले सकते. बट अगर आप यही चीज कोई दैट कॉटन की खेती कर रहा है, खादी इंडिया, या कोई भी रेमंड कॉटन की खेती कर रहा है, ऐसे में रेमंड जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट कॉटन, ऐसे में वो इंक्लूड होगा खेती में और इंडस्ट्री में, उनको एग्जम्पशन नहीं. गॉट माय पॉइंट.
आगे, for the above purpose, that hospital or dispensary, they are also a very systematic मैनर में काम करते हैं. हम अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में देख ही रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह हैं, तो यहाँ पे भी हैं. अदरवाइज दे आर वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ. राइट, तो ये सारी चीजें आपको हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ओन एंड मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन होली और सब्सटेंशियली engage in any charitable, social, philanthropic services, khadi or village industry, any activity of government related to the sovereign function of a government, including all the activities carried on by the department of a central government dealing with the defense, research, atomic energy, space, any domestic services, any activity carried on by the profession practiced by the individual body, any activity carried on by the cooperative society. ये सारी एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नहीं आती. मेक अ लिस्ट फॉर दैट. ठीक है, जो 9 पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं, जो 9 इंडस्ट्रीज, जो 9 आपको एक पार्ट दिए हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्री में नहीं आते. तो प्लीज इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा. तो ये आपको आगे भी फॉर योर एग्जाम पर्पस एज वेल एज फॉर योर प्रैक्टिस, because once the that person who are having a grievance, you should know whether it comes under the industry or not. First of all, आपने केस बना दिया बट वो एग्रीकल्चर पर्पस में था, या शिरडी साईं बाबा संस्थान में काम करने वाला था, या वक्फ बोर्ड में काम करने वाला आदमी था. Though they are an organization, they are providing a food, they are collecting a money, whatever the nature, but that organizations are not comes under the definition of industry. There are other remedies, but we are talking about Industrial Dispute Act. Clear? As will apparent from a foregoing definition of the term industry, the amended definition provided for the exclusive exhaustive definition of the term, which is divisible into 3 parts. What it means, what it include and what it exclude. यही हमने इंडस्ट्री के डेफिनेशन में देखा. सबसे पहले हमने इंडस्ट्री क्या है वो देखा. ठीक है, इट्स अ सिस्टमैटिक organization which are working in a very systematic way to produce something, to provide a service, to sell, right? Calling of employer, whether on a temporary basis or permanent in nature, right? ये हो गया एक पार्ट. दूसरा पार्ट, what it includes all, like is dockyard and any labor service. But what it excludes the hospitals, it excludes industry, that education field, it excludes the hospitals, right? Any charitable trust, it excludes that any religious place. तो ये 3 पार्ट को मिलाकर आपका इंडस्ट्री का डेफिनेशन बनना है. Got my point? The definition of industry is given by the Honorable Supreme Court in one of his finest judgments, which is very much important in today's scenario. Also, the definition of industry is used in this case, that is a Bangalore water supply case. Again, I am repeating, Bangalore water supply case. Okay, in this case, the Honorable Supreme Court has given and provided a definition and wider idea about the industry. Okay, means इसमें इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इंडस्ट्री का एक अच्छा सा डेफिनेशन उन्होंने ट्रिपल टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाया. दैट ये ट्राई टेस्ट यूज करने के बाद any layman can understand what is industry. In his judgment, the Supreme Court has brought within the scope of the definition of industry clubs, educational and research institute and charitable projects. It lays down the test to help and determine whether an activity is an industry
और नॉट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो डेफिनेशन दिया था, बट ऐसे ही डाउट्स आते थे कि क्या ये इंडस्ट्री है या ये इंडस्ट्री नहीं है। कुछ लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन टू वो इंडस्ट्री में नहीं आते। कुछ लोग हैं जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं बट देन टू वो इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर नॉलेज, वाइडर टेस्ट प्रोवाइड किया, विच इज दैट केस इज नोन एज बैंगलोर वाटर सप्लाई केस। इट इज वन ऑफ द important till today. Whether a systematic activity is organized by a cooperation between the employer and employee for the production and distribution of goods and services to satisfy the human wants, and this is not spiritual or religious but inclusive of material things and services geared to celestial bliss, such as making on a large scale prasad or food. Prima facie, in there is an industry in that income. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, दो दे आर रिलीजियस इन नेचर, बट इफ दे आर एक्सेप्टिंग समथिंग, they are receiving some amount for their services, then it will come under a definition of industry. अभी तक जो रिलीजियस प्लेस थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे थे, वहां पे काम करने वाले लोगों को इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट अब आपको पता है बहुत सारी धार्मिक संस्थान भी हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। अगर वो पैसे लेके आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दे आर कम्स अंडर अ इंडस्ट्री, लार्ज स्केल में है तो। ठीक है। उसके बाद that the absence of a profit motive or gainful objective is irrelevant and irrespective whether the venture is in a public, joint, private or any other sector. वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि यहाँ पे तो सर हम कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं कर रहे। irrelevant, you are running your religious sansthan, then in that case you have to pay and you have to give a proper service condition to that workers they are which they are working in your sansthan. So they all are comes under the industry, irrelevant whether there is any profit motive or not. The two test is the functional, the decisive aspect is the nature of activity with the special emphasis of employer-employee relationship. इन संस्थान की भी बात करें तो इसमें भी employer-employee relationship आता है। That the true trait is functional, decisive aspect that it should create a employer-employee relationship. अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप, जैसे अगर आप गुरुद्वारे की बात करें, चाहे आप वो गोल्डन टेम्पल चले जाइए या बंगला साहब दिल्ली चले जाइए या नांदेड़ के गुरुद्वारा साहब में चले जाइए, यहाँ पर पूरा मैन पावर वर्क करता है बट नो वन इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इवन ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था कि इतने सारे लोगों का खाना बनता है, इतनी सारी चीजों का फंक्शन चल रहा है, सफाई चल रही है, बाकी सारी चीजें चल रही है, एवरीथिंग इज ऑन अ सिस्टमैटिक वे, but it is very surprising to hear that there is no a single person is employed there. बाहर के लोग आते हैं, खाना बन रहा है, लोग उसमें अपना योगदान देते हैं, कोई आटा सान के दे देता है, कोई चावल पका देता है, कोई सब्जियां काट देता है, इसी हिसाब से कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई फर्श की सफाई कर रहा है। That means there is no any employer. People are doing their they are providing their service on free will. There is no any contract between that Gurdwara and that person. Hence, it is not come under a definition of industry because there is no any relationship of employer and employee. If the clear fourth one, if the organization engages in activity in the nature of trade or business, it does not cease to be an industry because philanthropy animating its object. सीधी सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, then it comes under the definition of industry because you are clearly showing that the nature of work, whether to provide a service or whether to produce a goods,
It all comes under the definition of industry. Okay. Attributes of an industry. Upon a proper construction of the definition, the following inter alia are a test of the industry. The activity must involve a habitual and systematic production, distribution of a good, or a rendering of a material services to the community at large of a part third thereof. Means a systematic उसका एक प्रोडक्शन होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होना चाहिए. अगर ऐसा चल रहा है तो देन यस इट इज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. ओके, इसमें कोई भी आपका ये नहीं माना जाएगा कि सर वी आर डूइंग फॉर चैरिटेबल पर्पस. नो, if you are doing anything which is a habitual in nature, which is systematic production and distribution of goods, then it comes under the definition of industry. Then there is no any excuse related that we are doing for public purpose. We are doing for that charitable purpose. If the charity is there, then there is no any need of taking a charge from the common person. If you are taking a charge, देखिए charity लेना it's different thing. Donation लेना वो अलग चीज होती है, but donation छीन लेना वो अलग चीज होती है. राइट? जैसे आप शिरडी साईं बाबा संस्थान में जाएंगे तो लड्डू आपको पैसे देके ही मिलते हैं. अगर आप उस काउंटर पे जाएंगे, मंदिर से बाहर निकलते समय मिलते, बट अगर उस काउंटर पे जाएंगे तो वहां पे जो आपको मिल रहा है वो आप पे करेंगे तब मिलेगा. तो इट इज नॉट कम्स अंडर द चैरिटी. भले ही वो सस्ता होगा, वहां का खाना सस्ता है, बट वो चैरिटी में नहीं आएगा बिकॉज यू आर चार्जिंग द सेम. ओके, तो भले वो सब्सिडी है, डोनेशन है, बाकी चीजें हैं, but it comes under the definition of industry. The activity must be similar in nature to the organization of business or trade. Means आपकी जो भी एक्टिविटीज चल रही है वो कहीं ना कहीं lookalike organization for business or trade होनी चाहिए. D.N. Banerjee versus P.R. Mukherjee 1953 Volume 1 Legal Law Journal page number 195 Supreme Court. ऐसे इसको पढ़ा जाता है, लीगल लैंग्वेज में आपको सीखने मिल जाएगा. द हॉस्पिटल मजदूर सभा केस, इट वाज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द एक्टिविटी शुड नीदर बी ओनली फॉर अ प्लेजर और फॉर वनसेल्फ अलोन नॉर बी द कैजुअल इन नेचर. देखिए जो भी हॉस्पिटल्स तो एक हैंडसम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं आते, वहां पे काम करने वाले मजदूरों को इंडस्ट्री में रखा जाता है. इसीलिए ये थोड़ा सा जम्बलिंग है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये टेस्ट अप्लाई किए हैं. राइट? बिकॉज इट्स क्वाइट अ कंफ्यूजिंग इन नेचर. तो इन सारी चीजों को समझने के लिए नटशेल में एक चीज समझ लीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन भले ही वो प्रोडक्शन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सर्विस दे रहा है, अगर वो आपसे पैसे लेता है, भले ही कंपेयर टू अदर वो कम भी ले रहा है, then it comes under the definition of industry. छोटी सी चीज इसको दिमाग में बैठा लीजिए. It should be necessary involve employer-workman cooperative effort. However, a mere employer-employee relationship itself does not result in industry. अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई बाकी चीजें नहीं है, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री का डेफिनेशन नहीं लिया जाता. अब देखिए इसमें एक डाउट आता है यस कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फीस लेते हैं पर वो इंडस्ट्री में क्यों नहीं आते. उसके पीछे का रीजन ये है कि वो आपसे फीस ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस. कहीं ना कहीं वो चैरिटी पे चलता है. राइट? यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है. दो वी आर अ प्रोफेसर but you all are not our employee. राइट? हम सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, एक तरीके से आप हमारे कस्टमर बनते हैं. वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस. तो कॉलेज आपको सर्विस दे रहा है, कॉलेज आपका एम्प्लॉयर नहीं है. या आप कॉलेज को पैसे दे रहे हैं तो आप उनके एम्प्लॉयर नहीं बन जाते. बट माय पॉइंट, इसके लिए इंडस्ट्री, ये जो आपकी एजुकेशन फील्ड है, इसको एक्सक्लूड रखा गया है.
चलिए, इन कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ नागपुर वर्सेस इज एम्प्लॉय, वॉल्यूम 2, लीगल लॉ जर्नल, पेज नंबर 523 और 534, जो नया पेज नई जो उसमें प्रिंट होके आई थी, इसके लिए दोनों पेजेस इसमें यहाँ पे दिए हुए इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज हेल्ड दैट द एक्टिविटी शुड इन्वॉल्व द सेटिस्फैक्शन ऑफ मटेरियल नीड, नॉट अ स्पिरिचुअल नीड। यहाँ पे भी एक क्लियर डेफिनेशन दिया है, मटेरियल नीड होना चाहिए, स्पिरिचुअल नहीं। स्पिरिचुअल नीड होता है, दो इट इज वर्किंग सिस्टमैटिकली, देन इट नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। The above mentioned Nagpur case, it was also held that the activity should not be exercised merely of a governmental function, as I we discussed earlier. ठीक है, उसके लिए आपको एक फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। गवर्नमेंट फंक्शन के लिए काम करेंगे तो गवर्नमेंट फंक्शन के लिए नहीं। देखिए, अगर आप फिर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, वहां पे अगर टीचर्स को कोई ग्रीवेंसेस होती है तो उनके लिए अलग से टीचर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, प्रोफेसर ट्रिब्यूनल बना हुआ है। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आते, उनके लिए अलग से एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसको आप MEPS एक्ट बोलते हैं, महाराष्ट्र एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट स्कूल। अगर टीचर्स को प्रॉब्लम आती है, प्रोफेसर्स को प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म, वो इंडस्ट्री में नहीं आके उनका डेफिनेशन वहां पे जाता है, उसको आप कहते हैं MEPS एक्ट, महाराष्ट्र एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट स्कूल एक्ट। इसको लिख लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी फील्ड में आएंगे तो आपको ये भी एक बहुत ज्यादा एक लार्ज अमाउंट में केसेस मिलेंगे, जहाँ पे जो टीचर जो दूसरों को पढ़ा रहा है उसके साथ खुद भी ये सारी गलतियां चलती रहती, राइट। उसके लिए MEPS एक्ट होता है, दैट इज महाराष्ट्र एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट स्कूल एक्ट। उसके लिए आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यूज नहीं करेंगे। What's my point? The scope of industry. The term industry has been discussed in several leading cases. अलग अलग केसेस में अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है, अलग अलग डेफिनेशंस उन्होंने दिए हैं। अब उसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या। तो फर्स्ट वी टेक अ प्रोफेशंस। In respect of a profession such as those of doctors and lawyers, it was here to settle law that they do not fall under within the ambit of the term industry. Though we are providing us services to our clients, our customers, then too we are not comes under a definition of industry. ठीक है, because such professions are rendered in our personal nature. हमारे पास जो आएगा हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा मन नहीं होगा हम उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। डॉक्टर्स भी इमरजेंसी सिचुएशन हटा के अगर उनको एडमिट करना है तो ही वो एडमिट करते हैं, अदरवाइज वो आपको अपने हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते, सीधे सीधे आपके केस को वो डिनाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे पर्सनल इन नेचर है, दो वी आर वर्किंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास भी स्टाफ होते हैं, हमारे पास भी लोग होते हैं, एक तरीके से हमने भी बांट के रखा हुआ है सबको, बट देन टू इट इज अ वर्क नेचर ऑफ अ पर्सनल। तो पर्सनल नेचर को आप इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम GST, क्योंकि हम इंडस्ट्री नहीं है तो हमें GST नहीं देता। ठीक है, अभी एक रिसेंट में केस हुआ था, GST बोर्ड ने एक लॉयर को बिल भेज दिया था GST का बना के। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला है कि द लॉयर्स आर नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ GST बिकॉज वी आर नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो GST उन्हीं पे है, राइट। जब GST इंडस्ट्री पे लग सकती है, वी आर नॉट इंडस्ट्री, तो हम पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती। दिस ऑल आर इंटरलोकेटेड विद ईच अदर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक को समझने के लिए आपको कम से कम चार को और समझना पड़ता है, ठीक है। चलिए, सो professions are not comes under the definition of industry. However, in Bangalore water supply case,
The Supreme Court has laid down the professional cannot be excluded if the following types of industries are fulfilled. That is systematic activity है. अगर उसमें मैंने किसी को एम्प्लॉय बोल के अपॉइंट किया है on my firm, then it treated as a industry for that employee. If I am giving a appointment letter as an employee, we generally appoint the interns, not employee. लेकिन अगर मेरी फर्म किसी को एम्प्लॉय बोल के अपॉइंट कर रही है, then yes, it will comes under a definition of industry because that test has provided by Supreme Court in Bangalore water supply case. उनके टेस्ट को आप अपने दिमाग में रखकर किसी भी फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को एक एनालाइज कर सकते हैं whether it comes under the definition of industry or not. What my point? जी चलिए. For the Amendment Act 1982 has excluded the profession if practiced by the individual or body of individual if the number of person is employed less than 10. इस केस में अगर आपके पास जितने आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए रखे हैं वो अगर उनका नंबर लेस देन 10 है then you are not comes under the definition of industry. अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग डेफिनेशन से इंडस्ट्री को वाइडर सेंस में कैसे लिया जाए. तो फाइनल वाला यही आया जो अमेंडमेंट आया 1982 में कि इफ द प्रोफेशनल्स आर कीपिंग देयर वर्कमैन लेस देन 10 then it will not come under the definition of industry. Clubs. Second, that the Bombay Gymkhana Club 1968 volume 1 SCR Supreme Court Cases Report 742 and the Cricket Club of India versus Bombay Labour Union All India Reporter 1969 Supreme Court page number 276. It has been held that where a club renders a service to its members, the same cannot be regarded as an industry. These judgments have overruled by the Supreme Court in Bangalore water supply case. Bangalore water supply case क्या कहता है? If you are a service provider, if you are taking a charge for that service, in that situation you will be treated as a industry. तो जो पहले के जितने definitions थे 1968 में जो आया, 1969 में जो आया, वो सारे जजमेंट को ओवररूल किया कर दिया बैंगलोर वाटर सप्लाई केस. व्हाट माय पॉइंट? पहले के जितने जजमेंट थे उसमें इंडस्ट्री के डेफिनेशन को लेके कोई चर्चा नहीं हुई. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना देखा वो इंडस्ट्री है या नहीं है, डेफिनेशन चेक की है, नहीं, इट इज नॉट कम्स अंडर द इंडस्ट्री, कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी. बट बैंगलोर वाटर सप्लाई केस में petitioner ने डिमांड की कि प्लीज एलोबरेट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये टेस्ट पास किया. उसके बाद जितने भी बाहर चले गए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दैट स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, दीज क्लब्स, ये सारे के सारे फिर से इंक्लूड हो गए इंडस्ट्री के डेफिनेशन में. तो जो एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था वो वापस निकल गया. ठीक है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अक्सर एक डाउट आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों इंक्लूड नहीं हो रहे या क्यों एक्सक्लूड नहीं हो रहे? क्योंकि डेफिनेशन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का कहता है वो क्लियरली एक्सक्लूड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टू इन्वॉल्व अंडर द फ्रेम ऑफ इंडस्ट्री. हाउएवर, by following the test according to the Bangalore water supply case, the educational institute also comes under the definition of industry. Right? Bangalore water supply case में क्या है? अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ पैसे लेकर, then you are comes under the industry. But industrial dispute act क्या बोलता है? Clearly लिखा हुआ educational institute is not included. Right? अब इसको हम आगे एनालाइज करते हैं. Originally, the educational institute was excluded from the definition of industry as a predominant activity of such institution is to spread education and not to run a business or trade. उस समय ऐसी थिंकिंग थी कि सिर्फ एजुकेशन स्प्रेड करना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम था. बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है.
आज के टाइम पे आपको कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं, बुक्स भी खरीदनी है, पेंसिल भी खरीदनी है, एक्स्ट्रा क्लास, अब सम ऑफ द स्कूल्स एक्स्ट्रा क्लास के भी आपसे पैसे लेते हैं, राइट। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं है, तो इसको भी कहीं ना कहीं रोक लगाना जरूरी था। इसी वजह से बैंगलोर वाटर सप्लाई केस को इन्वॉल्व किया गया। देखिए आपका काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, बट आप कंपलसरी नहीं कर सकते कि आपको ये स्कूल बैग भी, हमारे यहाँ पे कुछ है हमारे स्कूल थाने में जो स्कूल बैग और वाटर बॉटल भी खरीदना कंपलसरी। तो वाटर बॉटल खरीदना या स्कूल बैग बांटना या बेचना, ये आपकी एजुकेशन स्प्रेड करने में नहीं आता, राइट। इसीलिए ये टेस्ट अप्लाई हुआ, ठीक है। इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1963, पेज सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1873। So इसमें that Supreme Court has earlier held that the university is not an industry on a ground that its main purpose was to impart education, that is was not run on a business of trade or profit. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, जिसमें था कि एजुकेशन प्रोवाइड करना ये यूनिवर्सिटी का काम है, वो प्रॉफिट और लॉस देखे बगैर करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी। So that university is not comes under the definition of industry. The Supreme Court expressly overruled the above view by following Bangalore water supply case. ठीक है, जो clearly excludes the educational institute from scope of industry. Reason behind that, जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनके लिए अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, जो मैंने आपको एनईपीएस एक्ट बताया। ऐसी सिचुएशन में आपको इंडस्ट्री में नहीं रखा जाता। So educational institutes are excluded. Government department. Earlier, the department of a government which carried out a legal or sovereign function were totally excluded from the purview of the term industry. However, the Supreme Court in Bangalore water supply case laid down the following proposition which comes under the industry. Sovereign functions are alone involved. Those departments which are discharge legal functions. The amendment included some of the functions of government जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, उनको इंडस्ट्री में इंक्लूड किया गया। के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, इन सब में भी बैंगलोर वाटर सप्लाई केस यूज किया गया। डोमेस्टिक सर्वेंट इंडस्ट्री में नहीं आते। रीजन बिहाइंड दैट, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके यहाँ जो काम करने वाली मैडम आती हैं या आपके यहाँ के जो ड्राइवर भाई साहब हैं वो आपके एम्प्लॉई हो सकते हैं, बट यू आर नॉट इंडस्ट्री। वहां पे मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी चलती है, ठीक है। उसके लिए टॉर्ट है, टॉर्ट के हिसाब से आप सिविल प्रोसीजर में एक्टिविटी कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडस्ट्री में नहीं आते, उनके लिए अलग से कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ओके, सो दीज आर द मेन टेस्ट which provide what comes under the industry or not. It is very wider in sense, but keep in mind whether to calculate if it is industry or not. Follow the test of Supreme Court in Bangalore water supply case. That is very useful to find out whether that organization comes under industry or